अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? एरिया से हैं? अच्छा, अभी हम एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे, ठीक है? सिर्फ ये है कि हमने अभी क्लास शुरू करनी है, ठीक है? अच्छा, हमने उस दिन सुइसाइड को मुताल्लिक बातें की थी कि मतलब अपना जो सिनेरियो होता है अपने गांव मोहल्ले में या अपने टाउन में, सोसाइटी में, या इवन कि अपने घरों में भी, वो सारी चीज़ें हमने देखी कि इस चीज़ पे सारे एग्रीड हैं कि हाँ सुइसाइड होती है, हो सकती है, या कभी कभी खुद को भी ये ख्यालात आ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, ठीक है, कि किस वजह से या वो ऐसी कौन सी अलामात हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई बंदा रिस्क पर है। कोई बंदा कहता है कि मुझे खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आ रहा है, तो क्या हो सकता है? ऐसे क्या रिस्क है जो कि फैक्टर्स हैं जो कि उसको मज़ीद रिस्की कर सकते हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके उस रिस्क को कम कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि बंदा खुदकुशी ना करे, ठीक है? तो इसमें फिर हमने पेशेंट की फैमिली को भी इन्वॉल्व करना होता है, क्या आया, क्योंकि वो तो घर में जाएगा। पाकिस्तान में सुसाइडल आइडिएशन के ऊपर भी काम हो रहा है, अटेम्प्ट के ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन बहुत कम ऐसे अदारे हैं जो कि पेशेंट की सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं या उसको रखते हैं, ठीक है? तो हमारा जो सेफ्टी रूम है वो एक्चुअली हमने इसीलिए बनाया हुआ है कि बिलफर्ज अगर पेशेंट इंतहाई रिस्क पर है, ठीक है, इवन के आपके सामने ही है 37% लोगों ने खुद बताया, इवन के कट्स लगे हुए देखते हैं हम कुछ लोगों के, कुछ लोगों ने वाकई ही अटेम्प्ट किए हुए होते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं। तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो सुसाइड की तरफ जा सकते हैं, और ऐसा क्या है जिससे हम उनको बचा सकते हैं, और ऐसा क्या है कि वो अपने आप के इमोशंस को खुद बचाएं। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस करनी होती है और उसके ऊपर अमल भी करना होता है। यहाँ पर जैसे एक जनरली कंसेप्ट लिया जाता है कि भाई हमारे पास नशे के लोग आते हैं, ठीक है? इसी तरह से आपने ये देखा होगा कि नफ्सियात के लोग भी आते हैं। तो अभी हमारे पास अगर हम देखें जनरली, तो हमारे पास नशे वाले लोग कम और आम नफ्सियात वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। शिज़ोफ्रेनिया के आ रहे हैं, पर्सनालिटी मसाइल के साथ आ रहे हैं, 60% हमारे पास जर्नल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ है, और जो भी एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं, यानी कि सुसाइड का ताल्लुक डायरेक्ट नशे के साथ है भी और नहीं भी। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि एक नशे वाला बंदा ही खुदकुशी करेगा, जो बंदा नशा नहीं भी करता वो भी कर सकता है। इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास मेजॉरिटी जो लोग दाखिल हैं वो एडिक्शन की वजह से हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये एडिक्शन वाले ही सुसाइड की तरफ जाते हैं, आम लोग भी जा सकते हैं, ठीक है? ड्रग वाले कम सुसाइड की तरफ जाते कम है, लेकिन सम टाइम पॉसिबिलिटी है कि हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ड्रग वाले लोग हैं उनमें 37% लोगों का सेल्फ हार्म है, ठीक है? अब आप ये देखो, ये हमारा हो गया था, ठीक है? हम आगे चलते हैं, सुसाइड को अंडरस्टैंड करते हैं। सुसाइड इज एन इंटेंशनल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक्ट दैट रिजल्ट इन डेथ। एक ऐसा जानबूझकर अमल, एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्शन जिसका रिजल्ट मौत हो, ठीक है? फिर इसी तरह से दाउ द इंटेंशन ऑफ सुसाइडल बिहेवियर कैन बी टू एंड ऑफ द पर्सन लाइफ, अपनी जिंदगी को खत्म करना, या फिर बाज़ औक़ात मदद के लिए। आपने लफ्ज़ गलत पढ़ा। कौन सा? सेकंड लाइन पे क्या पढ़ा? द कॉल फॉर द इंटेंशन ऑफ सुसाइडल बिहेवियर कैन बी। सुसाइडल बिहेवियर की जो इंटेंशंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप खुदकुशी की ही तरफ जा रहे हों, या आप चाहते हो कि मैं मरना चाहता हूँ। इसमें एक पर्सन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म भी करना चाहता है, और दूसरा ये कि कोई मदद भी लेना चाहता है, ये कोई और काम, जी आप मैं अपने आप को मारूंगा, नहीं तो मुझे बाइक ला कर दे दो, ठीक है? आप ये काम नहीं करते तो बाज़ औक़ात एक टूल के तौर पर आर मीन्स आफ्टर टेम्परेरी एस्केप, या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कोई ऐसी परेशानी है उससे जान छुड़ाने की खातिर भी बंदा सुसाइड की तरफ जा सकता है। और ये मिक्सचर ऑफ इमोशंस होते हैं, बहुत सारे इमोशंस जो होते हैं वो मिक्सअप होके आ जाते हैं, जिसकी वजह से सुसाइडल बिहेवियर बढ़ता है, ठीक है? अच्छा, सम इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन सेल्फ हार्म डू नॉट विश टू डाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ हार्म तो करते हैं लेकिन मरने का चाहते नहीं है कि मर जाएं। दे यूज सेल्फ हार्म एज अ कोपिंग मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एक्सीडेंटल डेथ में रिजल्ट। अब आप ये देखें, बहुत सारे आप लोगों को देखेंगे उन्होंने कट्स लगाए होते हैं अपने आप को। अब वो कट्स लगाने का ये नहीं होता कि वो ये नहीं चाहते कि वो मर जाएं, लेकिन
सम टाइम अगर वो उनके पास कोई शार्प चीज़ आ गई, ब्लेड है उनके पास, और उनको वो जो प्लेयर या वो जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर उस ब्लेड से उनकी कोई बड़ी नस कट जाए जिससे खून ना रुकता हो, या उनको ऑलरेडी कुछ बीमारी खून की ऐसी हो जिससे खून जल्दी बह जाए, तो कमज़ोरी उनको होती जाएगी, डेथ भी हो सकती है। फिर सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से को काट बैठता है जो कि ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि अगर हम ये बोलें कि नहीं यार वो तो लगाता रहता है, खैर ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, हमारे पास फैमिलीज जब आती हैं आपके सामने हैं, उनको इतनी मालूमात नहीं होती। समटाइम फैमिलीज पेशेंट को, अब मुझे पता है कि ये सुसाइडल थॉट्स के साथ आया है, और फैमिली कहती है नहीं हम इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है जितना वो बंदा सफ़र कर रहा है तो वो फैमिली भी तो सफ़र कर रही है। तो इस वक्त सबसे बेहतरीन हल क्या है? पेशेंट को स्टे करवाना, उसकी उस कंडीशन से निकलना। फिर समटाइम ये ऐसे भी होता है कि एडिक्शन हो, साथ में कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, घर के हालात हो, गुर्बत हो, बहुत सारी चीज़ें मिलकर इंसान को एक ऐसी जगह पर धकेल देती हैं जिसका हमारे पास निकलना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो फिर लोग इस रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, occasionally healthcare professional will encounter person that are considered chronically suicidal. They experience suicidal ideation on a daily basis with the fluctuating intensity and persistence of the thoughts. Chronically का मतलब होता है कि लंबे अरसे तक खुदकुशी के ख्यालात तो आ रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया। तो इससे ये होता है कि घर वाले भी थोड़ा सा हो जाते हैं कि यार खैर है, कोई बात नहीं है, वो बच जाएगा। ठीक है, वो वैसे डराने धमकाने के लिए बात कर रहा है। शायद उसको मोटरसाइकिल चाहिए थी, शायद उसको कोई और चीज़ चाहिए थी जिसकी वजह से वो ये करना चाह रहा था। तो खैर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ऐसे में ये होता है कि अगेन फिर एक रिस्क फैक्टर रहता है, बंदे को ख्यालात आ रहे होते हैं, और यूं ही इस तरह के हालात बनते हैं जिनको वो कोप नहीं कर पाता, तो परेशानी बढ़ सकती है। ठीक है, A chronically suicidal person must be assessed for the acute risk and his or her intention to die. अब ये कि उसकी एक असेसमेंट करनी चाहिए जिससे हमें आइडिया हो कि भाई ये कितने रिस्क पर है। जैसे मैं आपको बहुत सारे पेशेंट्स का कहता हूँ कि इसका ना सुसाइडल रिस्क असेसमेंट कर लें। उसमें क्या होता है, अब आप ये देखो कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे अलग-अलग चेकलिस्टों के ऊपर पूछे जाते हैं। वजह ये होती है कि सम टाइम हिस्ट्री में आप खुद बताते हो कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज अपने आप को ख़त्म कर दूं। तो ऐसे में ये है कि जब आप यहाँ से चले जाएंगे, या अगर करंटली आपको कोई सुसाइडल थॉट्स आ भी रही हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसमें ऐसा अर्गुमेंट नहीं है कि एक बंदा ये कह रहा है कि भाई मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, मुझे निकालो, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूँगा। तो ऐसे में ये है कि एक वो टर्चरी केयर में ज़ाहिर बात है जहाँ पर साइकेट्रिस्ट भी मौजूद है, जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद है, नर्स भी मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फैसिलिटी मौजूद है। और ऐसी तमाम चीज़ें रिस्क जो बढ़ाती हैं, छुरी, चाकू, पिस्टल, जहर की गोलियाँ या साइकेट्रिक मेडिसिन के एक्सेस उन तक पहुँचें, ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, ये छलांग लगाने की जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेफ प्लेस पर है। तो लिहाजा सेफ प्लेस से निकाल कर उसको किसी और जगह पर ले जाना रिस्क फैक्टर में बढ़ता है, उसमें वो कम नहीं हो सकता। ठीक है, आगे हम चलें। However, if the person repeatedly entertains suicidal ideas and frequently threatens suicide, it can occasionally invoke ambivalent feelings. This person is just trying to get attention, which threaten the therapeutical relationship. बस औकात ऐसे भी होता है कि पेशेंट बार बार कहता है कि मैं खुदकुशी करूंगा और खुदकुशी करता नहीं है। तो वही बात है कि बाज़ औकात उस साइकोलॉजिस्ट को भी लग सकता है, फैमिली को भी लग सकता है कि भाई वो तो जानबूझ के हमें थ्रेट करता है, हकीकत में उसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन समटाइम वो बंदा कहता है यार मेरी बात पे कोई असर नहीं हो रहा, पहले जो चीज़ें मुझे मिल रही थी, एक्सीडेंटली अगेन वो रिस्क पर आ सकता है। ठीक है, पीपल विद क्रॉनिक सुसाइडलिटी मे हैव एन अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, आर यूजिंग सुसाइडलिटी एज ए वे ऑफ कम्युनिकेटिंग डिस्ट्रेस। अब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी को देखने के लिए कि क्या ऐसा ही है कि सुसाइडलिटी है कि नहीं है, तो हमारे पास अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस क्या कह रहा है, हमारे पास जो पेशेंट का चल रहा है। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा,
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। ये जो है ना, ये हो गया। ओहो, बहुत ही बड़ा हो गया, छोड़ो, अपने उसी पे चलते हैं। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास एक डेटा है सुसाइडल आइडिएशन, सेल्फ हार्म और सुसाइडल अटेम्प्ट का, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स। और ये तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास आते हैं और वो अपनी खुदकुशी के ख्यालात का इज़हार करते हैं। तो ऐसे में अब उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। सेफ्टी, केयर, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, फैमिली सपोर्ट, उसके दोस्तों की सपोर्ट, फैमिली, औलाद, दोस्त, नौकरी, हर जगह से उसको सपोर्ट मिलेगी तो एक हेल्दी पर्सन सामने आता जाएगा। जब सपोर्ट नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मूड होता है वो बड़ा इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर अब आप ये देखो, अब हमारे पास यहाँ पर एक पर्सनालिटी है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, जो कि आइस ले रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ ये देखो पर्सनालिटी डायग्नोज हुए हैं और सुसाइडल आइडिएशन भी उनको आ रही है। नजर आ रही है आपको? यानी कि ये हमारे पास एडमिटेड रहे हैं ये जैसे भी। फिर इसी तरह से हम कुछ और देखते हैं, ये एक और है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, लेकिन इनकी सुसाइडल थॉट्स नहीं है। एक और है, इनकी पर्सनालिटी को हमने असेस नहीं कर सके क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हम पर्सनालिटी असेस तभी करेंगे जब हमने कोई स्केल किया हुआ होगा। जब स्केल नहीं है तो अगर हम वैसे कह रहे हैं तो वो एक अच्छा नहीं होता उसको कहना, ठीक है। सुसाइडल थॉट के साथ आए, अटेम्प्ट भी थी और सुसाइडल अटेंशन के साथ सेल्फ हार्म भी उनका था, ठीक है। इसी तरह से मजीद अगर आप देखें तो आपको जितने भी पर्सनालिटी मसाइल के साथ लोग नज़र आएंगे, ये भी पर्सनालिटी मसाइल के साथ हैं, ठीक है, और फिर साथ में इनको सुसाइडल आइडिएशन है। फिर इसी तरह से हमारे ग्रुप में जाए नहीं, इस तरह से ग्रुप में हम इसलिए नहीं जा सकते, प्रॉब्लम ये होगी कि वो फिर प्राइवेसी जो है ना वो डिस्टर्ब रहती है बंदे की। अब आप ये देखें, अगेन यहाँ पर आप देखें सेल्फ हार्म और सुसाइडल थॉट्स हैं और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, पैरानॉइड पर्सनालिटी है, फिर अगेन पैरानॉइड में नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर पैरानॉइड में अगेन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखें एंटी सोशल के अंदर भी सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं। फिर उसके बाद ये हैं जी इनकी वो नहीं है, ओपीडी में थे। अच्छा, फिर उसके बाद पैरानॉइड में अगेन आ गया, ठीक है। नार्सिसिज्म में भी आपको सुसाइडल थॉट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे आप चले जाएं, फिर ये कौन सी हैं, ये भी पैरानॉइड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन जो है मज़ीद अगर आप देखेंगे तो नार्सिस पर्सनालिटी है यहाँ पर हमारे पास, जिनको अगेन जो है ऑपियोइड डिपेंडेंसी भी है, मतलब कि हेरोइन भी डिपेंडेंट है, नार्सिज्म भी है, फैमिली उनकी सपोर्टिव है, लेकिन सुसाइडल थॉट्स उनको आती हैं। और साथ में यहाँ पर इनका एक और ख़तरे वाली बात ये थी, शायद कि इनको हमने शायद के डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर भी प्रॉब्लम आ रही है उनको, दिल का भी मसला था, और इनके सेशंस हमारे पास कम हुए हैं, यानी कि 40 नंबर ऑफ इंट्रैक्शंस हैं, जिसका मतलब ये कि हमारे पास बहुत कम टाइम रहे हैं, तो इसलिए इनको वो भेज दिया, ठीक है। फिर आगे आप देखो कि मज़ीद आपको बॉर्डर लाइन, अच्छा, शिज़ोटाइपल, यानी कि हमारे पास जितने भी अभी और जो एडमिटेड हैं उनकी जब वो करेंगे, अब देखिए बायपोलर के अंदर सेल्फ हार्म नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास जिनका यहाँ पर मतलब किताबों से हट कर भी हमारे पास चीज़ें शो हो रही हैं या नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं जी। पीपल विद क्रॉनिक सुसाइडलिटी मे हैव एन अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। तो अब आप ये देख लें कि अगर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है तो इंसान रिस्क पर रहेगा, ठीक है। और फिर उसको अपनी उन चीज़ों का पता होना चाहिए। समटाइम हम कहते हैं ना, क्लाइंट को हम नहीं बताएंगे कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में ये होगा कि जब हम उनको करेंगे, पेशेंट्स को उनके असेसमेंट करेंगे, उनको बताएंगे, तो इस चीज़ को समझेंगे कि अच्छा ठीक है, बॉर्डर लाइन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, मेरा ये जो इमोशन है, मेरा ये जो बिहेवियर है,
इस चीज़ की तरफ जा रहा है तो ठीक है, मुझे इसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में ये होगा कि वो अपने आप को, जब उसकी इनसाइट डेवलप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सुसाइडलिटी का जो उसका एक एलिमेंट है वो कम हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। वार्निंग साइन क्या है? अपने आप को वो मतलब फैमिली को थ्रेट करेगा कि भाई मैं अपनी लाइफ को एंड करूंगा। सीकिंग आर एक्सेस टू मीन्स, जैसा कि पिल्स लेना या उनको ढूंढना, वेपन रखना, ठीक है, या कोई और ऐसी चीज़, ठीक है। फिर एक्सप्रेस राइटिंग और टॉकिंग, बातचीत करना, फिर लिखना उसके बारे में, सुसाइड के ख्यालात के बारे में, या मौत का इजहार करना कि यार ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है कि बंदा मर जाए। तो ये ऐसे अल्फाज उसके माइंड में कहाँ से आए? देखें, आप मुझे ये बताएं, एक इंसान अगर इंटरनली खुश है तो वो ऐसा नहीं कहेगा। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में कोई टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पर आप जा कर के, कितनी ट्रैफिक होती है, रश होती है मरी गर्मियों में, तो अब आप देखें वहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करते, वो क्योंकि वहाँ पर वो एंटरटेनमेंट के लिए गए हुए होते हैं, वहाँ पर वो क्योंकि उनकी इंटरनल फीलिंग्स अच्छी होती हैं। लेकिन वही बंदे अगर कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर स्ट्रेस है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, तो परेशानी उनके लिए बढ़ सकती है, ठीक है। फिर नाउमीदी, दुनिया ज़िंदगी में उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद कहाँ से आएगी? जब हमारे गोल सेट्स होंगे। जब गोल हमारे सेट हो गए, उनको ऊपर हमने अचीव करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारी एक रास्ता निकलता है। मिसाल के तौर पर आप कराची जा रहे हो या लाहौर जा रहे हो, तो आपका गोल है कि आपने कराची या लाहौर पहुंचना है, तो आपको एक उम्मीद होती है कि ठीक है मैं वहाँ पर क्या क्या करूँगा पहुँच के। लेकिन रास्ता जब आप अख्तियार करते हो, उसको स्मूथ बनाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो ये भी एक चीज़ होती है कि उम्मीद दे दो, उसके बाद उस रास्ते को जब अपनाता है बंदा, उस रास्ते को ठीक करता जाएगा, तो उस उम्मीद के साथ साथ वो चलता जाएगा। भले एक्सीडेंट पहले होता है, बाद में होता है, खैरियत से पहुँचते नहीं पहुँचते, वो एक बात की चीज़ें, लेकिन जितना सफ़र गुजरेगा बहुत अच्छा गुजरेगा। फिर गुस्सा या बदला लेने की कोशिश करना, ये भी बहुत चीज़ है। जब आप गुस्से में होते हो या अनकंट्रोल्ड इमोशंस होते हैं, वो भी एक वार्निंग साइन की सूरत में होते हैं। ऐसे में क्लाइंट अपने आप को मार सकता है, छलांग लगा सकता है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि घरों में फैमिलीज को ये बताऊं, एक तो ओपन किचन वाला जो सीन होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सडन बंदा अपने आप को यूज़ कर सके, लेकिन फिर भी छुरी चाकू से इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि टाइम लगता है। लेकिन गोलियाँ, नींद की गोलियाँ, कोई भी साइकेट्रिक मेडिसिन जो है, ओवरडोज हो सकते हैं, एडिक्शन पे अगर वो ऑलरेडी है, वो चीज़ें। फिर उसके बाद घर में पिस्टल नहीं होना चाहिए, पहले तो होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो इतना दूर हो कि बच्चों की पहुंच से दूर रहे, ठीक है, या नौजवानों की पहुंच से दूर रहे। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे दूर रहा जाए। फिर उसके बाद है एक्टिंग रेकलेस, इंगेजिंग इम्पल्सिवली इन द रिस्की बिहेवियर। जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, जल्दबाजी जब हम कहते हैं, वो भी एक साइन हो सकता है, ठीक है। बात करते हुए बहुत ज़्यादा तोतलापन शिकार हो जाते हैं, एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो अच्छे से नहीं कर पाते। ये चीज़ भी आपने देखना है कि ये वार्निंग साइन है, ठीक है। और बिल्कुल हमने वो करना है, ठीक है। कल आपने ना एक क्लाइंट है, मैं आपको उनका वो बताऊंगा, तो आपने वो सारी चीज़ें जो है उनकी रिस्क असेसमेंट करनी है कि आया, एक तो साइकेट्रिक प्रोफाइल बनानी है। साइकेट्रिक प्रोफाइल जो है ना, उसको हम वो करते हैं। और आज मैंने उनका साइकोट्रिक का वो किया, उस पर भी वो मतलब हाई स्कोर आ रहा है उनका। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं, तो उनके ऊपर हमने वो करनी है, ठीक है। मुझे याद करवाना है, हम बैठ के उस सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करेंगे। इंक्रीजिंग आर एक्सेसिव सब्सटेंस यूज़, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं नशे की चीज़ें, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और एक और चीज़, सब्सटेंस यूज़ यानी कि ड्रग का यूज़ एक खुद भी हो सकता है, और सम टाइम ऐसे होता है कि जब आप इसको छोड़ते हो तो विड्रॉल जब आती हैं उनको मैनेज नहीं कर पाता बंदा। तो ऐसे में भी सुसाइडल रिस्की बिहेवियर जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं। विड्रॉइंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। बंदा अलग थलग बैठना शुरू कर देगा, अपनी जो उसकी एक्टिविटीज़ थी उनको कम कर देगा, दोस्तों से मिलना जुलना कम कर देगा, सोसाइटी से कम कर देगा, वैसे जो किताब पढ़ता है या सारा कुछ वो करता है तो वो भी कम कर देगा। जब हमें कोई पूछता है ना हमें कब निकालोगे, हम तो यहाँ पर कैद हो गए, तो वो उनको यही चीज़ हम बताते हैं कि आपकी लाइफ की जो एरियाज हैं सारे इम्प्रूव होंगे तो ठीक है,
सही है। और वो इम्प्रूव होने में आपके पता नहीं कितने 50 से तो ज़्यादा एरियाज हमने रखे हुए हैं, सेट किए हुए हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन तक हमारी नज़र नहीं पहुंचती या हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। तो ऐसे में ये है कि कुछ ना कुछ ना रह जाए, पेशेंट को एक पूरी फुली सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप को बेहतर तौर पर संभाल सकें। ठीक है। एंजाइटी, एजिटेशन, एबनॉर्मल स्लीप, टू मच या टू लिटल, बहुत कम या बहुत ज़्यादा सोना भी एक बहुत परेशानी कर सकता है। ठीक है। ड्रामेटिक चेंजेस इन मूड, सडन मूड में चेंज आ जाना, एकदम से आउटबस्ट होना कि जी बस निकलो ख़त्म। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये हादसाती मौत, जैसे कि ट्रेन के आगे जाकर खड़े हो जाना, ट्रक के साथ आगे जाकर खड़े हो जाना, छत से छलांग लगाना, या अपने आप को इस तरह से नुकसान मतलब ज़्यादा तकलीफ दे पहुंचाने वाली भी मौत का वो करना। सम टाइम कुछ कहते हैं नहीं यार ये डरपोक ऐसा नहीं कर सकता। खुदकुशी में बहादुरी या डरपोकी नहीं होती, ये मेंटल स्टेट है, उसमें बंदा अपने सेंस में है ही नहीं। तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि ये इतना बहादुर नहीं है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। एक्सप्रेस नो रीजन फॉर लिविंग, नो सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ, जिंदगी में कोई पर्पस ढूंढ नहीं पाते। अच्छा यार मैं अब क्या करूंगा, यार छोड़ो, जिंदगी में क्या रखा है भाई, जिंदगी में बहुत कुछ रखा है। ये किसका काम है? काउंसलर्स का, साइकोलॉजिस्ट का, उसकी फैमिली का, और उसका खुद पर्पस ढूंढना कि भाई हम यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे। या ये तो एकेडमिशियन आ गया, वैसे भी अगर ओपीडी में भी है कि आप क्या करना चाहते हो। इसमें ऐसे भी हो सकते हैं भाई मैंने 4 बार CSS दिया, मैंने PMS दिया, मैंने वो क्या कहते हैं PPSC दिया या जो भी टेस्ट दिए, फिर उसके बाद जो है ना मैं फेल हो गया। ठीक है। फिर बाद का ऐसा नहीं है कि उन फेलियर से ही आप सुसाइडल की तरफ जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी चल रही हो या पर्सनालिटी में ऐसे ट्रेड्स हों जो कि आपको खुदकुशी की तरफ ज़्यादा माइल कर सकते हैं। तो जॉब मिलने के बाद भी वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। और पर्पस ऑफ लाइफ में गोल सेट कर लो। जॉब के साथ साथ और चीज़ें भी, छोटे छोटे चीज़ें जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स वो कर लो। फिर उसके बाद ये भी होता है कि यार अच्छा मैंने ये किया वो किया, नहीं आप पौधे लगाना शुरू कर दो, जानवरों को पालना शुरू कर दो, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर दो। ठीक है। इवन कि अगर हम रास्ते से पत्थर उठाना शुरू कर दें तो कितना लंबा रास्ते में पत्थर ही पड़े हुए होते हैं। या फिर ऐसा है कि कोई रास्ते आप नीचे जाओ तो 4 बंदे तो आपसे रास्ता पूछ लेते हैं। तो जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपकी बहुत सारी सोचें जो होती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं। मेरे एक मतलब दोस्त हैं, उनका कहना यह था कि मैं लाइफ के एक ऐसी स्टेज पर से गुजर रहा था कि जब मेरी लाइफ में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, जस्ट 1-2 घर में लड़ाइयों की वजह से। और मेरे ज़हन में मैंने रात को एक मूवी देखी थी जिसमें एक बंदा बड़े ट्रक के नीचे आता है। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं ट्रक के नीचे आ जाता हूँ तो मुझे जो है ना एक तो पेन कम होगा और सडन में ख़त्म हो जाऊँगा। तो मेरे लिए ये चीज़ मैंने एक आइडिया बनाया और निकलने की कोशिश की। सॉरी इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख भी रहे होते हैं तो ये ख्यालात आते हैं। लेकिन मैं आपको ये मिसालें देने का मतलब ये कि ज़िंदगी की तरफ आना आपका एक इवेंट कितना अहम हो सकता है। कहते हैं जब मैं रोड के किनारे पहुंचा तो इतने में मेरे मोबाइल पे कॉल आ गई, और कॉल मेरे एक दोस्त की थी। जो ही मैंने कॉल उठाई तो उसने मेरा वो वाला नाम लिया जो लोग मेरा प्यार से नाम लेते होते हैं। ठीक है। जो ही मैंने किया हेलो तो उसने कहा वो कहाँ हो, तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि मैं अब क्या बोलूँ मैं कहाँ हूँ। कहते मैंने उसको कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। कहा यार रुको, मैंने अभी कहीं तुझे देखा है, तो मैं बाइक पे था, तो मैंने कहा अभी इसको कॉल करता हूँ, तो तुम आगे निकल गए थे, तो वो कोई गली से ना, तो तुम किधर हो, अभी इधर आ चुके थे। अच्छा ठीक है। मैं जब आ गया तो फिर वो जो चीज़ मेरा प्लान था वो पोस्टपोन कर दिया। हाँ। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि यार मैं पता नहीं क्या करने जा रहा था। तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए जो भी ऐसा नहीं है कोई बंदा खामोशी से बैठा हो उसके पास जाकर आप बोलो आपका खुदकुशी का दिल कर रहा है इसलिए अकेले बैठे हो, नहीं भाई, और भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अमूमन जब बंदा अकेला रहना चाह रहा होता है तो अमूमन उसको किसी न किसी की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो ऐसे नहीं होता है कि जब उसको किसी की ना किसी की ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है, तो वो उसके वार्निंग साइंस जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाते हैं। जी आज आए बैठे आप वो करें। ठीक है। तो फिर इस पर ये होता है कि जब आप उन वार्निंग साइन को समझ लेते हो तो आप डायरेक्टली नाम ना लो,
हाँ, अगर समटाइम आपको लग रहा है कि बहुत रिस्की है तो फिर आप उसकी फैमिली को लेकर इन्वॉल्व कर सकते हो। और ये तो मीडिया में बहुत कम रिपोर्ट आती है ना सुसाइडलिटी की अटेम्प्ट्स की, वैसे बहुत सारे लोग प्लानिंग कर भी रहे होते हैं और चीज़ें चल भी रही होती हैं, और अमूमन सुसाइड्स हो भी जाती हैं, बंदे को इवन के फैमिली को भी नहीं पता चलता। आगे हम चलते हैं। रिस्क मे स्टिल बी हाई इन द पर्सन हु आर नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसिंग आइडिएशंस और प्लान। उन लोगों में भी हो सकता है जो कि बताते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जिनसे सुसाइड की जा सकती है। ठीक है, तो थ्रेटनिंग सुसाइडल बिहेवियर। फिर आगे है पर्सन हु मे बी ट्रूली इंटेंट आर एंडिंग देयर लाइफ मे कंसील द वार्निंग साइन। एक बंदा है, वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को ख़त्म ही करना है, तो परेशानी ये हो सकती है कि वो अपना कोई वार्निंग साइन बता ही नहीं रहा। ठीक है, और ये बड़ी एज को उम्र के लोगों में होता है। आपके साथ खाएंगे पिएंगे सारा कुछ करेंगे और जाकर सुसाइडल अटेम्प्ट करेंगे, और जो टीन एजेस हैं उनके अंदर आपको जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिस्क को बढ़ाती हैं। नाउमीदी है, नाउमीदी में क्या होता है, डीमोरलाइजेशन होती है, डिस्पेरेशन होती है। ठीक है, इमोशनल पेन हैज़ बीन फाउंड एज अ स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टर ऑफ सुसाइडल आइडिएशन एंड डिप्रेशन डायग्नोसिस। पहले से अगर डिप्रेशन डायग्नोसिस है तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। मेंटल इलनेस, कोई भी मेंटल इलनेस है, ठीक है, इवन कि एडिक्शन भी एक मेंटल इलनेस है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी मेंटल इलनेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना भी मेंटल इलनेस है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटी टू डिप्रेशन प्रोबेबली प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द सुसाइड अटेम्प्ट related to stressful situation. Very often it is underlying depression rather than a stressful life event that precipitates as a suicidal act. Comorbidity like the borderline personality. Again देखो borderline को कह रहे हैं कि ऐसे में बहुत सारी कोशिश हो सकती है कि borderline या bipolar disorder हो और साथ में substance use हो तो एक मजीद प्रॉब्लम बढ़ जाती है। Has high risk for the suicide. अमूमन मैं पता है क्या कहता हूँ कि एडिक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, फैमिलीज कंट्रोल कर सकती हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन हम उस तरफ निकल पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है, रिलैप्स होना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसको रोका भी जा सकता है। ऐसा ही है ना, जब इतनी ज़्यादा बातें हो रही हों, इतनी ज़्यादा सेशंस हो रहे हों, इतनी ज़्यादा हर तरफ से हम उसको लेकर चल रहे हों, तो अगेन अगर हम उसके ऊपर अमल नहीं करते तो वो चीज़ वही होती है कि भाई हम नुकसान का बायस बन सकते हैं अपने लिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पेन एंड फिजिकल इलनेस। पेन एसोसिएटेड विद फिजिकल इलनेस कैन बी रीज़न फॉर एन इंक्रीज सुसाइडल रिस्क। बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहना, बड़ी बीमारियाँ हो जाना, तो ये सुसाइडल रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से पोस्टपार्टम सुसाइडल रिस्क। पोस्टपार्टम ये डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पर्टिकुलर इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर द गिविंग बर्थ। अब आप ये देखो कि अमूमन ये ज़्यादातर फीमेल्स के साथ है कि जी के ससुराल में गई, बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने खाने पीने को नहीं दिया, उन्होंने ख्याल नहीं रखा तो उन्होंने सुसाइड कर ली, या बाद कर कहते हैं जी ससुराल वालों ने जला दिया। ये चीज़ें कॉमन सुनते आते हैं हम। एक्चुअली होता ये है कि जब हालात ज़िंदगी इस कदर परेशान हो जाएं या फिर जब बच्चा पैदा होने लगता है तो उसके बाद, बच्चा पैदा होने के बाद देखो हर माँ को बड़ी खुशी होती है, लेकिन सम टाइम ऐसे भी होता है कि उस बच्चे की कोई खुशी नहीं होती, एक बेजारी सी होती है, बच्चा तंग करने लगता है, उसकी खुशी का कोई वो नहीं होता। तो ऐसे में ये होता है कि जब ये चीज़ें सामने आ रही हों तो इस तरह की अलामात को हम कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़, यानी कि इनिशियल अलामात हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा मज़ीद वो बढ़ती हैं अलामात तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ, यानी कि डिप्रेशन के क्राइटेरिया की तरफ आती हैं। और सम टाइम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बाद जब वो अलामात मज़ीद स्ट्रॉन्गर हो जाएं तो ये पोस्टपार्टम साइकोसिस की तरफ चले जाते हैं, और ये विद इन 1 ईयर होता है। अमूमन इसीलिए लोग कहते हैं कि बर्थ ऑर्डर में जो होता है बच्चों की वो स्पेस होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 या 3 साल के बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि अगर मदर को पोस्टपार्टम की प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो क्योर हो सकें। ठीक है, समझ आ रही है ना? अच्छा, तो ऐसे में जब आप काम करते हो तो अमूमन जहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे होते हैं वो बच्चे पैदा होने के बाद, अब आप ये देखें कि हमारी बहुत बड़ी रेशो है छोटे बच्चे फौत होने की। जो ही पैदा हुआ, प्रीमेच्योर पैदा हो गया, तो मदर जो ऑलरेडी एक लेबर पेन से गुजरी है, घर के हालात
स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अगेन उसको पोस्टमार्टम रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सुसाइडलिटी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए सपोर्ट सिर्फ आपकी बीवी बच्चों को ही नहीं ज़रूरत होती, आपके साथ दुनिया के हर बंदे को सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी, हम सब की। रास्ते में खड़ा बंदा है, अगर वो जाते हुए आप बाइक लेके जा रहे हो, रास्ता कोई क्रॉस कर रहा है, तो एकदम से आपने ब्रेक लगाई तो आपने बंदे को गाली दे दी, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने एकदम से रोका तो आपने कहा अच्छा चाचा आप निकल जाओ। अब उस बंदे के पूरी बॉडी पर उसकी पूरी उस सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमें नहीं पता वो कहाँ पर जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है, लेकिन जस्ट हमने रोका तो हमने कहा आप चले जाओ, और चेहरे पे मुस्कुराहट ला करके, देखो ये सुन्नत रसूल भी है। तो ऐसे में ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपका एक रिलेशनशिप अच्छा बन जाए, ठीक है। इसमें ना उसका कोई नुकसान है ना हमारा कोई नुकसान है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। आइसोलेशन या रिमोटनेस एंड देयर एसोसिएटेड फैक्टर्स सच एज सोशियोइकोनॉमिक डिक्लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब बंदा नया नया अमीर होता है तो उसके पास सहूलियात आती हैं, उसको ज़िंदगी का मज़ा आना शुरू होता है। लेकिन जब गरीब होता है, सारा कुछ जाता है, तो फिर एकदम से वो आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता। इसलिए अमीरी और गरीबी दोनों में आप इस चीज़ को देखो कि ये फेज ऑफ लाइफ है। हमेशा कोई बंदा अमीर नहीं रहा और हमेशा कोई बंदा गरीब भी नहीं रहा, ठीक है। और हमें सहूलियात तो मिलती रहती हैं, हमें पता भी नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता से हमें खुद ब खुद अल्लाह पाक कैसे सिस्टम बना लेता है। तो इसलिए जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है या इवन हम खुद भी, तो इन चीज़ों को लाजमी देखना है कि भाई ये फेज ऑफ लाइफ है, और फिर उसके बाद अपने आइसोलेशन के ऊपर काम करना है। प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट, अगर पहले से अगर किसी बंदे की सुसाइड अटेम्प्ट हो तो फर्दर भी उसके चांसेस होते हैं। फिर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं, जैसा कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलते हैं हमारे घरों में। पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिकली बच्चे के ऊपर असर आएगा। घर में बहन और भाई भी आपस में लड़ रहे हैं, भाभी मतलब बहनें जो नंदें होती हैं, तो जो उसका स्ट्रेस है वो हस्बैंड के ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हस्बैंड का लड़ाई बन रही है अपनी बाकी लोगों के साथ, तो वो भी चीज़ें आएंगी। तो ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन जो सेशंस आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स रीज़न बनते हैं बाकी चीज़ों के, क्योंकि लोअर लेवल की सिम्टम्स है ना, तो उसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लॉस ऑफ ब्लड पर्सन, ठीक है, कोई भी, जैसे कि पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाए, स्पाउस में से किसी की डेथ हो जाए, बच्चों में से किसी की डेथ हो जाए, तो ये स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है कि भाई ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है बंदे की लाइफ पर। जॉब टर्मिनेशन, जॉब से आप सडन चले गए या बाद में भी चले गए, आपके पास बहुत सारे केसेस की केस हिस्ट्री पड़ी हुई हैं जो कि कोरोना के दौरान जॉब चली गई और स्ट्रेस बना और ऑटोमेटिकली सुसाइडलिटी की तरफ आ गए, ठीक है। और फिर रिजेक्शन, बार बार रिजेक्ट होना, फेलियर, ह्यूमिलेशन, पुअर हेल्थ, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस, सारे के सारे जो हैं ये लाइफ के स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं जो कि बंदे को नाउमीदी या सुसाइडलिटी की तरफ लेके चलते हैं। चाइल्डहुड का फिजिकली या सेक्सुअल अब्यूज जो होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बंदे को रिस्क बढ़ाने के लिए। यंग एडल्ट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड अब्यूज आर 3 times मोर लाइकली टू बिकम डिप्रेस्ड और सुसाइडल। कि एक आम बंदे से और एक बंदा जिसका सुसाइडल वो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, तो वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ आता है सेक्सुअल अब्यूज का, उनका 3 times ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है एज कम्पेयर टू अदर्स। अब हम इसमें किसी की गलती नहीं होती है, ये लाइफ इवेंट्स हैं और ये होते हैं और ये हकीकत है हम सब में, ठीक है। तो ऐसे में उस बंदे को बहुत ज़रूरी होता है कि उसको सपोर्ट दी जाए। अच्छा, आगे फैमिली फैक्टर्स, हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पेरेंटल मेंटल इलनेस एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ द सुसाइडल बिहेवियर कैन एलिवेट द रिस्क ऑफ द सुसाइड। अगर फैमिली में है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हाई, जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। रिलेटिव एंड पीयर्स ऑफ पीपल हु हैव डाइड बाय सुसाइड। अब आप ये देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर मोहल्ले में एक आध सुसाइड हो जाए, बाद का तो कई साल कोई नहीं होती, लेकिन होती है तो सडन एक ही 15-20 दिनों में 6-7 सुसाइड्स हो जाती हैं। वजह ये होती है कि वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर जाते हैं और रिस्क हायर हो जाता है। अगर एक बंदे के माइंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, लेकिन जब उसने देखा कि फलां बंदे का इस तरह से स्केप हो गया,
या उसके बारे में लोगों ने बड़ी हमदर्दियाँ का इज़हार कर दिया। यंग अडल्ट में ये ज़्यादा चीज़ें देखने को होती हैं, तो कहते चलो मैं भी ऐसे कर दूँगा। और एक और चीज़, जो बैन होते हैं, ये आपने लोकल लेवल पर देखा होगा जी, जवानी में मौत मर गई, ये हो गया वो हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सुसाइडल थॉट्स के हवाले से। क्योंकि हमने इंटरव्यूज़, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू आपके सामने, कितनी डिटेल में इंटरव्यूज़ लेते हैं। एक्सक्यूज मी जी, मैं अपना कितने अरसे बाद आया हूँ आपके पास? तकरीबन 2 महीने के बाद। लस हाँ, 2 महीने बाद हमारे यानी कि 2 सुसाइड हुए थे। 2 सुसाइड हुए हैं हमारे गांव में। अच्छा। एक छोटा सा गांव है, ऐसा ही है। तहसील बलवाल का। एक लड़का, वो थोड़ा सा यानी कि क्या कहते हैं उसको, रिटार्ड। हाँ, रिटार्टेड। जी जी। इतना भी, लेकिन समझता था। लेकिन शादी भी उसकी हुई थी, बच्चे भी थे उसके। और लेकिन क्या है, घर में उसको कोई अहमियत नहीं देता था। ऐसा ही है। मैं उस दिन गाड़ी लेकर जा रहा हूँ घर, लेकिन मेरे साथ बेटियां थी। ड्राइवर को मैं बोलता हूँ कि यार ये जा रहा है, अभी उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, मिठू। अच्छा, खैर नाम बेशक ना लें, ये रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जी। तो उसको ना बिठा ले साथ, ले जाते हैं घर। कहते हैं सर फिर आपको पीछे बैठना पड़ेगा, तो जगह तंग हो जाएगी। इसने तो ऐसे ही वॉक करते रहना है, ये वॉक करता रहता है। एक नाला है, नाले के ऊपर बन बना हुआ है, वहाँ लोग सुबह वॉक करते हैं। और साथ में ट्रेन की लाइन है जो कराची जाती है। 2 घंटे के बाद घर में बैठा मैं चाय पी रहा हूँ, असर का टाइम है, तो उसका ऐलान हो रहा है। उसने क्या किया, उसने लाइन के ऊपर ऐसे सर रख के जाके लेट गया, तो पूरा लेट गया। ऐसे ही है। और जो बंदों को नजर आ रहा था जब वो लेटा हुआ था, भाग कर जाकर उसको उठाने की कोशिश की है। लेकिन जब बंदों ने देखा वो जाग रहा है, यानी कि वो जानबूझ, मतलब वो मरना ही चाहता था। एक ये, और एक औरत, पता है ट्रेन की साइडों पे झाड़ियां होती हैं। हाँ, ऐसा ही है। मतलब इतने ऐसा ही है। एक औरत वहां से निकल के सीधा आकर और उसमें ट्रेन के आगे यकदम आ गई। ये 2 वाक़या सुसाइड। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये रिस्की बिहेवियर है। अब आप ये देखें, आपको आइडिया हो गया ना कि वो बंदा जा रहा है। अच्छा, बाज़ वक़्त अनयूजुअल भी होते हैं। सम टाइम आपने कोई बच्चा देख लिया, कोई यंग बच्चा देख लिया, कभी आपने रेलवे लाइन पे उसको पहले कभी नहीं देखा। और ये चीज़ याद रखें कि एक हमारे यहाँ, क्योंकि बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो फैमिलीज़ होती हैं, जो सोसाइटी है, उसका बहुत अहम किरदार है। ठीक है, कि बच्चों को ये डर होता है कि मेरे घर में कोई शिकायत ना दे दे, तो वो इतनी दूर नहीं निकलते। और आपको पता होता है कि ये बच्चों का एक सर्कल है, बस एक मेंटली बनी हुई होती है कि इस मोहल्ले के बच्चे इसी घर में होते हैं, इसी मोहल्ले में होंगे, वो किसी और मोहल्ले में नहीं जाते, या एक स्पेसिफिक जगह होगी। लेकिन जब उस बच्चे को आप किसी रेलवे लाइन पर देखें, किसी बिल्डिंग पे देखें, या किसी ऐसे बंदे के साथ देखें जो कि अनयूजुअल है, ज़रूर उनकी फैमिली को थोड़ा सा बता दें। फैमिलीज़ को बताने का ये फ़ायदा होता है क्योंकि हम भी तो इंसान ही हैं, हम ही तो उसी तरह से पैदा हुए, इस सोसाइटी का हिस्सा बने, और हमें पता है कि हमारे घर में किस बंदे ने कब जो शिकायत लगाई, उसका असर क्या हुआ कि हमारा जो बिहेवियर है वहाँ पर स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक तो ओपन, एज अ पेरेंट्स आप ओपन रहें, और एज अ ब्रदर या सिस्टर या जो भी हैं उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको एकदम से जी अच्छा इसको ये करो वो करो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डांटना टपटना। 35 साल का देखें ना, 35 ईयर ये बहुत बड़ी एज है सुसाइड के लिए, क्योंकि सुसाइड की जो पीक एज है वो 13 से 25 साल है जो है। ठीक है, उससे के बाद अगर कोई बंदा करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इंतहाई ज़्यादा पेन में था, उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। किसी बंदे को भी इतना मत डांटो कि वो बंदा ज़्यादा हो जाए। अब आप ये देखो, मैं रात को कितना गुस्सा कर रहे होते हैं पेशेंट्स। ठीक है, कभी क्या इवन के एक दफ़ा एक पेशेंट ने मुझे पकड़ के रख भी दिया, क्या हम उसको पकड़ के आगे से मारें? नहीं, हमें पता है कि भाई उस बेचारे को सपोर्ट की ज़रूरत है,
उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका रवैया उसके लिए कूल रहेगा और वो ओपन रहेगा अपनी प्रॉब्लम आपको शेयर करने में। जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा तो आपको एग्जैक्टली उन चीज़ों का पता चलेगा जिससे उसकी ज़िंदगी को खतरा है। ठीक है। और मेंटल हेल्थ में यही चीज़ है कि ये जो मतलब कि बाकी चीज़ों में ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर एक बंदे को शुगर है, उसको पता है कि यार शुगर कंट्रोल होता रहेगा तो मैं बचा रहूँगा, लेकिन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन एक ऐसी हो गई है कि बंदा सुसाइडलिटी की तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह कोई पता नहीं कब बंदा किन हालात में अपने आप को ख़त्म कर दे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। ड्रग का सारे को ऐड कर दे, ड्रग का ये ऐड कर दे, क्योंकि मैंने चंद दिन क्लासें अमेरिका में भी ली इसी के ऊपर आपके दायरे की तरह। अच्छा, यानी कि रिहैब में। तो वहाँ पे वो डॉक्टर ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये गोरी टाउन है, मैं गोरी टाउन का रहने वाला हूँ, मेरे मोहल्ले में 10 बंदे और भी हैं, बेचने वाले भी 10 हैं, ऐसा ही है। ठीक है। अगर मैं ये जगह मूव कर जाऊं साल के लिए, 2 साल के लिए, कम से कम कुछ अरसे के लिए, क्योंकि 3 अगर देखें ना, अगर आपके पास 3 माह रहते हैं ना, ये मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 3 माह रह के भी आप वापस जाएंगे ना उस माहौल में, ऐसा ही है, तो आप नहीं बच सकेंगे। ऐसा ही है। आपको वो पुराने दोस्त मिल जाएंगे, बेचने वाले सबसे ज्यादा, और यार तो सब बहुत मिस किया, उसने आपको नहीं मिस किया, उसने आपकी वो फाइनेंशियल को ऐसा ही है मिस किया। और एक और चीज भी मैंने देखी है कि जितनी भी एडिक्शन है मेजॉरिटी ऐसी होती है कि दोस्तों के साथ लेते हैं, दोस्तों के साथ। और दोस्तों में ये होता है कि जब बाकी सारे लोग ठीक हो जाएं तो आप अकेला जब लेते हो तो आप मिस करते हो कि यार मेरे दोस्त किधर हैं, और आपने उनको बुलाना होता है, और आपकी कोशिश होती है कि चलो ये मुझ जैसा मिल गया मुझे। अब उसमें ये होता है कि वो रिस्क बढ़ जाता है एडिक्शन की। ये चीज़ तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि एक पेशेंट जो है वो 2.25 साल के बाद, यानी कि जब हमने शुरू में ये बनाया था 2.25 साल के बाद रिलैप्स हुए। अब उसकी रिलैप्स की हिस्ट्री जब हमने देखी तो वो यही दोस्त ही थे, यानी कि दोस्त कहीं चले गए हुए थे, उनका कोई सोर्स नहीं था, वो ट्रीटमेंट करवा के चले गए, अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली काम करते रहे। दोस्त कहीं बाहर के मुल्क में था, वापस आया, उसकी शादी हुई, उसको स्ट्रेसेस चले, जैसे भी हुआ उसने ड्रग यूज़ की, और फिर जब उनको मिल नहीं रही थी या जैसे भी उनको कॉल की कोई जी यार किसी तरीके से वो कर दो, ये कर दो, तो एक दूसरे के साथ हमदर्दी होती है, हालांकि ये नहीं होनी चाहिए। इवन के पेरेंट्स भी बच्चों को दे रहे होते हैं बाज़ औक़ात। तो वो उसने जब उनको देना शुरू किया तो चलो उसने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा इतने अर्से के बाद टेस्ट कर लेता हूँ। यूँ ही टेस्ट किया तो वो प्रॉपर फिर एक दिन के बाद दूसरा तीसरा, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई और एट एंड फुली रिलैप्स हो गए। तो ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को किस हद तक कंट्रोल रख सकते हैं। उसमें हम किसी को गालियाँ नहीं दे सकते, किसी को ये नहीं कहते यार ये वो है। एक वक्त ये होता है कि हम भी तो उसी टीम का हिस्सा होते हैं, अगर ड्रग ले रहे हैं तो हम उसका हिस्सा हैं, ठीक है। अब जब हम छोड़ चुके हैं तो हम उनको गालियाँ क्यों दें। सिर्फ इतना देख लें कि भाई वो चीज़ गलत थी, अब नहीं कर रहे हैं हम, वो लोग भी अल्लाह करे कि हिदायत पर आ जाए, ठीक है। आगे हम चलते हैं। प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी सुसाइडलिटी में? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, फैमिली वार्मथ, सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस। सबसे ज़्यादा देखिए मैंने फैमिली का हिस्सा है। अब फैमिली में ही अगर एक दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर क्या होगा? हम लाख कोशिश करें उस एक बंदे को पकड़ के, कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, कभी भी उसकी सुसाइडलिटी ख़त्म नहीं हो पाएगी अगर उसकी फैमिली की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिल रही। और फैमिली की तरफ सपोर्ट होती है, पोटेंशियल्स होते हैं। आपने केस हिस्ट्री फॉर्म में देखा होगा कि पहले हमने लिखा हुआ फैमिली सपोर्ट का है कि फैमिली सपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली आप उसको कैच कर सकते हो। प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी है, समटाइम ऐसे होता है कि एक बंदा काफ़ी अरसे से स्ट्रेस की कंडीशन गुजार रहा है, लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि उनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है उस बंदी की या उसके हस्बैंड मतलब हस्बैंड की वाइफ की, तो उनके लिए खुशी बन सकती है, खुशी का मौका हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक प्रोटेक्शन बन सकती है। क्योंकि अमूमन पेरेंट्स का दिल ये चाहता है कि उनके बच्चे ज़्यादा ग्रो करें, तो जब उनका ये होगा ख्याल जाएगा कि भाई अगर मैं खुदकुशी कर बैठा हूँ तो उस बच्चे का क्या होगा। इवन कि आपने ये देखा होगा कि हमारी
बिल्ली जब नीचे मर गई तो हमें यही था कि यार वो बेचारी प्रेग्नेंट थी, एक हमदर्दी होती है आपको, तो इंसान को इस तरह से अपने साथ भी हमदर्दी होती है और नए आने वाले बच्चे के साथ भी होती है कि अगर मैं ना रहा तो उसका क्या होगा। तो ये भी एक प्रोटेक्शन बन सकती है या होती है। कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कनेक्शंस एंड बिलीव्स। देखो कल्चरल का भी होता है कि यार लोग क्या कहेंगे, ये भी एक कल्चरल है। किसी की शादी आ रही है, किसी का ब्याह है, कहीं पे डेथ हो गई है, आप सोशली उसमें अगर इन्वॉल्व होते हो सोशल एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, ऑटोमेटिकली आप उससे बच सकते हो। स्पिरिचुअलिटी यानी कि जब हम नमाज वगैरह पढ़ेंगे, अल्लाह रसूल का नाम लेंगे, हम अपने तरफ थोड़ा सा मतलब रूहानियत की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम खुदकुशी से बच जाएं। फिर इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने अहादीस पढ़ ली कि ये खुदकुशी करना तो हराम है, तो आपको वो भी एक चीज़ आ सकती है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में खुदकुशी की शरह कम है। और बाज़ औक़ात ऐसा है कि ऐसा हम नहीं कह सकते, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब एथियज़म होगा और लोगों का एक कनेक्शन नहीं बनेगा, बिलीफ सिस्टम नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ठीक है। एक और चीज़ भी है, हमारे यहाँ रिपोर्ट भी नहीं होते, अंडर रिपोर्टेड हैं, लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि जितने जो रिपोर्ट हो भी रहे हैं, जो लोग बच जाते हैं उनसे भी जब पूछो तो उनको यही होता है कि यार गुनाह तो गुनाह है ना, तो वो खुद कोई भी बंदा जानबूझ के गुनाह नहीं करना चाहता, तो इसलिए एक प्रोटेक्शन हो सकती है। फर्दर अगर हम देखें, ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू हाईली लेथल मीन्स ऑफ सुसाइड। ये चीज़ कि आपके घर में अमूमन आपने ये देखा होगा जो कि खेती बाड़ी जिन घरों में होती है उनके घरों में चूहे मार गोलियाँ होती हैं, गंदम में रखने वाली गोलियाँ होंगी या कोई भी ऐसी चीज़ होंगी जिसका नुकसान जो है ना उनको हो सकता है। चले मैं इसको बंद करता हूँ, फिर हम इसको आगे वो करते हैं क्योंकि लेक्चर को भी कल शुरू कर लेंगे, ये कॉल भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।